हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 की NCERT फाइन आर्ट्स की किताब चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 6 है। यहां पर हम लोग बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग कंपनी चित्रकला के बारे में पहले पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में चित्रकारी की एक पुरानी परंपरा रही है। हमारे यहाँ अजंता एलोरा से भी पुराने चित्र हमारे यहाँ पाए जाते हैं। यानी हमारे यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर अजंता एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्रों से लेकर मध्यकाल की लघु चित्रकारी की परंपरा भी रही है। यानी हमारे यहाँ पांडुपी चित्रण, इसके अलावा जो छोटे छोटे चित्र हैं वो भी चित्र हमारे यहाँ बनाए जाते थे। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेज जो है भारतीय चित्रकारी की परंपरा को देखकर इससे प्रभावित हुए हैं। तो उन्होंने कई स्थानों पर क्या किया, कई स्थानों पर कलाकारों को कमीशन पर रखकर उनसे अपने लिए कथात्मक चित्रण करवाया है। और ये स्थानीय कलाकार जो हैं ये मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने भारी संख्या में अंग्रेजों के लिए कागज पर चित्र बनाए हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताई गई हैं। जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ है तो उनके साथ जो ब्रिटिश चित्रकार आए हैं वो ब्रिटिश चित्रकार भारत में एक नई परंपरा लेकर आए हैं। और ये परंपरा है यथार्थवादी चित्रण की। यथार्थवाद का मतलब होता है कि जैसा देखेंगे वैसा ही चित्रित करेंगे। जैसे हमने आपको क्लास 8th में पढ़ाया था कि गंगा का घाट है तो गंगा के घाट पर इस प्रकार की सीढ़ियां वगैरह होती हैं, लोग इस प्रकार स्नान कर रहे होते हैं, तो उसी तरह का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये यथार्थवादी चित्रण की एक विधि है या विधा है। तो यथार्थवादी चित्रण जो है ये यूरोपीय शैली का एक गुण है, जो कि भारतीय परंपरा में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो चित्रकार आए हैं वही लेकर आए हैं। तो यथार्थवादी चित्रण के मिलने से हमारे यहाँ जो नई शैली विकसित हुई है उसे कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। तो वो चीजें यहां पर बताई गई हैं। इसके बाद है राजा रवि वर्मा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से हमारे यहाँ चित्रकारी की नवीन परंपराओं का आगमन भी हुआ है, जिनमें यथार्थवादी चित्रण, इसके साथ ही तैली रंग की परंपरा भी अंग्रेज अपने साथ लेकर आए हैं। यानी इससे पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में तैली रंगों का चलन नहीं था, तैली रंग की चित्रकारी नहीं होती थी। तो नवीन जो परंपराएं अंग्रेज अपने साथ लेकर आए हैं, इन परंपराओं से भारतीय उपमहाद्वीप के जो चित्रकार हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो शासक वर्ग हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। तो शासकों में राजा रवि वर्मा का नाम सबसे आगे आता है। राजा रवि वर्मा जो है तैली चित्रकारी की परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने इसका अनुकरण भी किया है। यानी राजा रवि वर्मा ने जो भी चित्र बनाए हैं वो अपने तैली चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर यही सब चीज़ लिखी हुई है। देखिए, राजा रवि वर्मा के बारे में परिचय दिया गया है। ये केरल में त्रावणकोर राज्य से बिलोंग करते थे। तो इनके चित्रों में हमें तैली चित्रकारी देखने को मिलती है। अब चूंकि तैली चित्रकारी की विधा जो थी या विधि जो थी वो पाश्चात्य थी, यानी कि अंग्रेज हमारे देश में लेकर आए थे, तो कई भारतीय चित्रकार ऐसे थे जो कि इससे वास्ता नहीं रखते थे। उनका मानना ये था कि ये चित्रकारी पूरी तरह से विदेशी है, तो उन्होंने इस शैली को विदेशी कहकर खारिज कर दिया। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि इसके साथ ही भारतीय मिथकों और इतिहास को दिखाने के लिए इस शैली को पश्चिमी शैली माना जाने लगा। देखिए, राजा रवि वर्मा ने विषय तो भारतीय रखे। भारतीय विषयों में जो आपके महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत या फिर दरबारी चित्रण वगैरह है, वो सब किया है। लेकिन इन्होंने चित्रों की जो बनाने की विधि है वो तैली चित्रकारी की मदद से बनाई है। यही इतना अंतर है। बाद बाकी तो इन्होंने विषय भारतीय रखे हैं, लेकिन जो विधि अपनाई है वो यूरोपियन विधि अपनाई है। इसी वजह से इनकी जो शैली है इसको पश्चिमी शैली कहकर लोगों ने खारिज किया है। इनकी जो चित्रकारी की विधा है इसका सबसे ज्यादा विरोध जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर का मानना ऐसा था कि जो भी भारतीय चित्रकारी है वो केवल भारतीय परंपराओं से प्रेरित होनी चाहिए, पाश्चात्य परंपराओं से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूरी तरह से भारतीय चित्रकारी या भारत की जो पुरातन चित्रकारी है उसकी वकालत की है। और इनके विरोध में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की है, जो कि 20वीं सदी के पहले दशक में की गई थी। अब यहाँ पर बंगाल स्कूल के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो चित्रकार आए हैं उनके साथ जो चित्रकारी की परंपरा आई है और भारतीय चित्रकारी की परंपरा से जो नवीन परंपरा मिलकर बनी है, तो इनको कंपनी शैली कहा गया है। फिर बाद में राजा रवि वर्मा हुए हैं। राजा रवि वर्मा ने भी कंपनी शैली को ही आगे बढ़ाया है। लेकिन कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो कि इस पाश्चात्य शैली के खिलाफ थे। उनका मानना यह था कि पूरी तरह से भारतीय शैली में, भारतीय विधा में चित्र बनाए जाएं। तो इसी के बिहाफ पर जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना होती है। तो यहां पर बताया गया कि आधुनिक एवं राष्ट्रवादी स्कूल का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल से ही हुआ है। देखिए, यहां पर ये जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है ये वास्तव में एक आंदोलन था। आंदोलन मतलब प्राच्य भारतीय चित्रकला शैली है उसके लिए आंदोलन था, ताकि हमारी जो पुरातन चित्रकारी की परंपरा है वो फिर से पुनर्जीवित हो। तो यह एक कला आंदोलन था
और एक चित्रकला शैली थी जो ब्रिटिश सत्ता के केंद्र कलकत्ता में आरंभ हुई। यह राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि स्वदेशी जो आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ था और इसकी अगुवाई ठाकुर अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। देखिए यहाँ पर ठाकुर अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है कि जिन्हें ब्रिटिश प्रशासन और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य ईवी हेवेल ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया था। यानी हेवेल और टैगोर जो है दोनों ही कंपनी शैली के चित्रों के आलोचक थे। उनके लिए मुगल चित्र और पहाड़ी लघु चित्र प्रेरणा के स्रोत थे। यानी कि मुगल चित्रकारी है, पहाड़ी लघु चित्र हैं, इसके अलावा जो अजंता एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्र हैं ये इनकी प्रेरणा के स्रोत थे। वर्ष 1896 में ईवी हेवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला में भारतीय शैली की विशेषताओं के विश्लेषण के उद्देश्य से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की, जो वर्तमान समय में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्तमान कोलकाता के नाम से ये फेमस है। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना तो बहुत पहले ही हो गई है। यह स्थापना जो है 1856 में हो गई है। अब चूंकि आपके एनसीईआरटी में इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसी वजह से मैंने एनसीईआरटी की भाषा यहाँ पर दे दी है, जबकि रियलिटी ये है कि ईवी हेवेल जो है इस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में 1896 से लेकर 1905 के बीच में प्रिंसिपल रहे थे। ये इसकी वास्तविकता है। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में भी पूरी तरह से कह सकते हैं गलतियां हैं। एनसीईआरटी पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें भी कहीं कहीं पर गलतियां हैं। तो जहां जहां पर मुझे लगता है मिस्टेक है तो वहां पे मैं आपको सुधार करवा दे रहा हूं। तो मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पर ईवी हेवेल जो है इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की है। एनसीईआरटी में तो स्थापना लिखी हुई है लेकिन इन्होंने स्थापना नहीं की थी। स्थापना तो इसकी पहले ही हो गई थी। ईवी हेवेल जो है इसके 1896 से लेकर 1905 के बीच में प्रधानाचार्य रहे हैं। इसी तरह के कला विद्यालय जो है लाहौर, बम्बई, वर्तमान मुंबई और मद्रास में भी स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य क्राफ्ट एवं धातु शिल्पों और फर्नीचर जैसे शिल्पों पर ज्यादा ध्यान देना था, जबकि कलकत्ता के विद्यालय का रुझान ललित कला में था, यानी फाइन आर्ट्स में था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इस तरह के विद्यालय हैं, कला विद्यालय जो है लाहौर में, बंबई में भी स्थापित किए गए, मद्रास में स्थापित किए गए, लेकिन अन्य जगहों के विद्यालयों में क्राफ्ट पर यानी जो आपके हस्तशिल्प का जो भी सामान होता है उस पर, धातु शिल्प पर, फर्नीचर जैसे शिल्पों पर फोकस किया गया है। जबकि कलकत्ता का जो विद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट है, यहाँ पर केवल ललित कलाओं पर ध्यान दिया गया, चित्रकारी की परंपराओं पर ध्यान दिया गया है। टैगोर के प्रसिद्ध, टैगोर मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, टैगोर के प्रसिद्ध चित्र जर्नीस एंड में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, जो एक नवीन भारतीय शैली को जन्म देती है। यहां पर कला इतिहासकार हैं एक पार्थ मित्तर। तो पार्थ मित्तर ने अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो आंदोलन है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला की गुम हुई शैली और विषय को पुनर्प्राप्त करने में लगी हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ मुगल आए, मुगल भी अपने साथ अपने यहाँ की मूल देश की परंपरा लेकर आए और उन्होंने भारतीय परंपराओं के सब कुछ समाहित कर दिया, तो एक नवीन शैली का जन्म हुआ। अंग्रेज आए, अंग्रेज भी अपने साथ कुछ कुछ अपने देश की मूल परंपराएं लेकर आए और उसको भारतीय शैली के साथ समाहित कर दिया, तो कंपनी शैली बनी। लेकिन जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूरा एक मूवमेंट चलाया, पूरा एक आंदोलन चलाया, इस आंदोलन ने पूरी तरह से भारतीय शैली पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो यहाँ पर इसी वजह से पार्थ मित्तर ने लिखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के जो भी शिष्य हैं उन्होंने भारतीय कला की जो गुम हुई शैली है और विषय है इसको पुनर्प्राप्त करने में ये लगे हुए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक महत्वपूर्ण पत्रिका के मुख्य कलाकार और रचनाकार थे। इस पत्रिका की मदद से उन्होंने जो भारतीय पुरातन चित्रकारी की परंपरा है उसको समझने में, जानने में नवीन छात्रों की, नवीन चित्रकारों की काफी ज्यादा हेल्प की है। टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई नई दिशा के फलस्वरूप चितेंद्रनाथ मजूमदार जिन्होंने रासलीला का चित्रण किया है और मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई जिन्होंने राधिका का चित्र बनाया, जैसे युवा कलाकार ये निकलकर सामने आए हैं। शांति निकेतन और प्रारंभिक आधुनिकतावाद। देखिए शांति निकेतन की स्थापना के बारे में जो रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार हैं हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी में हमने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना क्यों की थी। उसके कई सारे कारण थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये काफी ज्यादा सृजनात्मक व्यक्ति हैं, पढ़ाई को लेकर, चित्रकारी को लेकर, या भारतीय जो परंपराएं हैं या पाश्चात्य परंपराएं इनके सम्मिश्रण को लेकर काफी ज्यादा सृजनात्मक व्यक्तित्व वाले पर्सन हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन के नेतृत्व के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को आमंत्रित किया है। कला भवन के बारे में बताया गया है, कला भवन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा था, जो कि पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। यहाँ पर नंदलाल बोस ने यहाँ के जो परिवेश है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना शहर से दूर ग्रामीण परिवेश में की गई थी, ताकि बच्चे जो हैं पर्यावरण के संपर्क में आकर, परिवेश के संपर्क में आकर सीख सकें। तो नंदलाल बोस ने जो है वहाँ के जो आसपास का जो पर्यावरण था, आसपास का जो वातावरण था, उसके तत्वों को अडॉप्ट किया है और उसको अपनी चित्रकारी की परंपरा में समाहित किया है। तो नंदलाल बोस ने नई धारणाओं या विचारों की शिक्षा में कला का महत्व समझते हुए वुडकर की तकनीक से चित्र बनाए,
चित्र बनाकर पुस्तकें बनाई। वुडकर का मतलब क्या होता है? देखिए, वुडकर का मतलब होता है कि एक मान लीजिए लकड़ी का हमने तख्ता ले लिया, एक लकड़ी का तख्ता ले लिया, उसमें हमने कोई आकृति उकेर दी। मान लीजिए उसमें कोई आकृति हमने ऐसे मान सकते हैं ठप्पा टाइप हमने आकृति का उसमें बना दिया, और बाद में जैसे प्रिंटिंग प्रेस में पहले जो पुरानी वाली प्रिंटिंग प्रेसें होती थी उसमें क्या होता था, एक सांचा तैयार किया जाता था। सांचे में मतलब जिसको हम डाई बोलते थे, वो डाई तैयार की जाती थी, तो डाई में वो आकृति बनाई जाती थी, उस आकृति की मदद से छपाई होती थी। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जो वुडकर तकनीक है, इसमें लकड़ी का क्या है, हम एक डाई तैयार कर रहे हैं, उस डाई की मदद से हमें चित्रण करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वुडकर की तकनीक से चित्र बनाए हैं, चित्र बनाकर पुस्तकें बनाई हैं। महात्मा गांधी ने इनके चित्रकारी के पैशन से प्रभावित होकर उन्हें 1937 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शन के लिए लगाए जाने वाले पैनलों को चित्रित करने के लिए आमंत्रित किया है। यानी कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, इसमें महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को आमंत्रित किया है। यह चित्र हरिपुरा पोस्टर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें ग्रामीण लोगों की गतिविधियों को चित्रित किया गया है। यानी हरिपुरा अधिवेशन में जो नंदलाल बोस के चित्र लगाए गए हैं, उनमें खास करके जो ग्रामीण शैली के चित्र हैं, जिनमें मान लीजिए हल जोतता हुआ किसान है, या जो आपका गेहूं या धान ओसती हुई महिलाएं हैं, इस तरह के चित्र इन्होंने वहां पे प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए हैं। नंदलाल बोस ने कला भवन में जिस प्रकार से कला की शिक्षा दी, उससे भारतीय युवा कलाकार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बाद एक लंबी परंपरा बन गई है जो कि भारतीय कला का बहुत ज़्यादा समर्थन कर रही है, भारतीय कला को बढ़ावा दे रही है। तो जो भी युवा कलाकार आ रहे हैं वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं, उन पर पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रभाव नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे हैं। जामिनी राय या जैमिनी रॉय आधुनिक भारतीय कला के विशिष्ट उदाहरण हैं, जिन्होंने आधुनिक कला विद्यालयों में दिया जाने वाला अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करके उसे अस्वीकार कर दिया और गांव की सपाट और रंगीन शैली को इन्होंने अपनाया है। देखिए, जैमिनी राय का नाम आता है। जैमिनी रॉय ने जो आधुनिक कला विद्यालय थे, वहां से ट्रेनिंग ली, वहां से शिक्षा ली चित्रकारी की, लेकिन इन्होंने इसको खारिज कर दिया। इन्होंने जो गांव की सपाट और रंगीन शैली है, यानी जो ग्रामीण चित्रकारी की परंपरा थी, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको आगे बढ़ाया है। इन्होंने अपने चित्रों का विषय ग्रामीण समाज की महिलाओं और बच्चों को बनाया है। यानी जैमिनी राय की खास बात यह है कि इन्होंने इनके चित्रों का जो विषय है वो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण समाज की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये इनके चित्रकारी के प्रमुख विषय हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से राष्ट्रवादी कला की जो परंपरा है वो चलती रही हो, या फिर हम कह सकते हैं पाश्चात्य परंपरा की चलती रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों परंपराओं में लगातार संघर्ष होता रहा है, संघर्ष लगातार जारी रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, उदाहरण के लिए लुटियन की दिल्ली की इमारत का बंबई स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकारों द्वारा अलंकरण करवाया गया, जो यथार्थवादी प्रधानाचार्य ग्लैडस्टोन सोलोमन की शैली का अनुसरण करते थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन का चित्र है। यानी हर्बर्ट लुटियन ने जो है पूरी आपकी नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार की थी, ये बात आप लोग जानते होंगे, इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर लुटियन ने क्या किया, लुटियन ने चित्रकारों को बुलाया है ताकि उनके द्वारा जो भी इमारतें बनाई गई हैं उनके चित्र वो तैयार कर सकें। तो इस काम के लिए इन्होंने बंबई स्कूल ऑफ आर्ट के जो कलाकार हैं उनको बुलाया है। तो बंबई स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकारों ने यहाँ पर यथार्थवादी चित्रण की जो परंपरा है उसका अनुसरण करते हुए चित्र बनाए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरी तरह से पाश्चात्य शैली में बने हुए चित्र हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल स्कूल के कलाकारों को ब्रिटिश के निरीक्षण में लंदन स्थित भारतीय भवन के अलंकरण की अनुमति दी गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक संघर्ष चल रहा है। कहीं कहीं पर जो है भारतीय चित्रण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं पर पाश्चात्य शैली में चित्रण किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये शैलीगत संघर्ष आप देख पा रहे हैं। अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद। देखिए, अखिल एशियावाद का मतलब क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप है, जनसंख्या में भी नंबर 1 है। तो जब पाश्चात्य परंपरा का, या कह सकते हैं औपनिवेशिक शासन का एशिया के अन्य देशों पर बहुत ज़्यादा जब प्रभाव पड़ने लगा, तो एशिया में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे जो कि पाश्चात्य शैली का, पाश्चात्य सभ्यता का विरोध करने लगे। तो इसी क्रम में यहाँ पर चित्रकारी की परंपरा को लेकर एक अखिल एशियावाद की भावना भी पनपी है, जिसमें कुछ लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं जिनका मानना ये था कि हमारी एशिया की पुरातन परंपराएं हैं जिनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए ताकि वो पाश्चात्य का विरोध कर सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी, जापानी कलाकार काकुजो ओकाकुरा, जो कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे, इनके विचारों के साथ थे। यानी कहने का मतलब यह है कि कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी जो हैं, ये जापानी कलाकार जो काकुजो ओकाकुरा हैं, इनके विचारों के साथ हैं। ओकाकुरा जो हैं अखिल एशियाई विचार से भारत आए थे, जिससे वे सभी एशियाई देशों के साथ पाश्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध कर सकें।
देखिए, ओकाकुरा पूरी तरह से जो एशियाई कला पद्धतियां थी या एशियाई कला शैलियां थी उनके समर्थक थे। इनका मानना यह था कि ब्रिटिश शासन या फिर यूरोपीय देशों के शासन की वजह से जो एशिया के देशों की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सभी देशों को, एशिया के सभी देशों को मिलकर पाश्चात्य का विरोध करना चाहिए। पाश्चात्य शैलियों का यूरोपीय जो गवर्नमेंट्स हैं उनका विरोध करना चाहिए ताकि वो अपनी परंपराओं का संरक्षण कर सकें, उनको फिर से पुनर्जीवित कर सकें। ओकाकुरा के साथ 2 जापानी कलाकार भी आए थे जो शांति निकेतन जाकर भारतीय छात्रों को वॉश पेंटिंग सिखा रहे थे, जो पाश्चात्य तेल रंग चित्रण का विकल्प था। वॉश पेंटिंग का मतलब होता है जली चित्र, यानी जल रंगों से बने हुए चित्र, उनको वॉश पेंटिंग के तहत रखा जाता है। तो वॉश पेंटिंग ये लोग सिखा रहे थे, जो कि पाश्चात्य तेल रंग के चित्रण का एक विकल्प था। वर्ष 1922 में पॉल क्ली, कैंडिस्की जैसे कलाकार जो जर्मनी के बाहौस का हिस्सा थे, उनकी प्रदर्शनी कलकत्ता में की गई और इन यूरोपीय कलाकारों ने यथार्थवादी अकादमिक शैली का परित्याग कर दिया था, जिससे स्वदेशी कलाकार प्रेरित हुए हैं। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पॉल क्ली और कैंडिस्की के जो हैं, इनके चित्र कलकत्ता में प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। इनकी खास बात यह है कि ये दोनों यूरोप के होते हुए भी इन्होंने वहाँ की जो यथार्थवाद वाली परंपरा थी उसको छोड़ दिया है। तो जब यूरोप के कलाकार यथार्थवाद की परंपरा को छोड़ सकते हैं तो इससे भारतीय जो जनमानस है, भारतीय जो कलाकार हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अमूर्त कला का सृजन किया। अमूर्त का मतलब क्या है कि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, जैसे हमारे मन में इमेजिनेशन एक आ रही है, कल्पना आ रही है कि मान लीजिए हमें शंकर जी का चित्र बनाना है। तो शंकर जी हमने देखे नहीं है कैसे होते हैं, एक इमेजिनेशन है, उस कल्पना के आधार पर उनका हमने चित्र तैयार कर दिया। तो अमूर्त कला का मतलब यही होता है कि आप अपनी इमेजिनेशन के आधार पर चित्र तैयार करेंगे। यथार्थवाद का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको हूबहू आप चित्रित करेंगे। तो इन्होंने अमूर्त कला का सृजन किया जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया गया। ज्यामितीय आकार जैसे वर्ग, रेखा, वृत्त, इन सब का उपयोग किया गया, जिसे सर्वप्रथम सामान्य जन और कलाकारों का सीधा संपर्क आधुनिक कला से हुआ। यहीं से आधुनिक कला का विकास माना जाता है, यानी कि जो ज्यामितीय आकारों का प्रयोग जो है आधुनिक कला में ही प्रारंभ हुआ है। तो यहीं से माना जाता है कि यहीं से आधुनिक कला का प्रारंभ हुआ है। यह प्रभाव अवनींद्रनाथ टैगोर के भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में देखा जा सकता था। यानी गगनेंद्रनाथ टैगोर भी जो हैं वो इनके चित्रों से प्रभावित हुए हैं और इस परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनमें इमारतों के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय शैली में दर्शाया गया है। इसके अलावा जो गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये कैरिकेचर बनाने में इनकी गहरी रुचि थी। कैरिकेचर का मतलब कार्टून बनाने में इनकी गहरी रुचि थी। आधुनिकतावाद की विभिन्न अवधारणाएं पश्चिमी और भारतीय। देखिए, जैसा कि अभी हम ओकाकुरा का नाम पढ़ चुके हैं, तो ओकाकुरा जो थे वो भारत की या कह सकते हैं एशियाई प्राच्य परंपराओं के समर्थक थे, जबकि कुछ भारत में ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी चित्रकार थे जो कि पाश्चात्य शैली का समर्थन कर रहे थे। तो उन्होंने जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट मूवमेंट है उसकी आलोचना भी की है। बंगाली बुद्धिजीवी बिनोय सरकार ने अपने लेख द फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया में पारंपरिक कला की तरफ ध्यान न देकर यूरोपीय आधुनिक कला और कला पर लिखे लेखों पर उन्होंने ध्यान दिया है। बिनोय सरकार के विचार में भारतीय बंगाल स्कूल समकालीन और आधुनिकता का विरोधी था। इन्होंने जो है भारतीय जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है इसको समकालीन परंपरा और जो आधुनिकता है, आधुनिक कला पद्धति है या चित्रकारी की जो परंपरा है उनका विरोधी बताया है। इसी तरह एक अंग्रेज E.B. हैवेल ने भारतीय कला को आधुनिक बनाने और लोक कला की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनको अवनींद्रनाथ टैगोर का सहयोग भी पूरा मिला है। इसके अलावा आधुनिक चित्रकारों में अमृता शेरगिल का नाम आता है। इनके बारे में हम आगामी अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अमृता शेरगिल के चित्र दोनों के विचार के सम्मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी इनके चित्रों में आपको पाश्चात्य शैली भी देखने को मिलेगी और भारतीय कला भी देखने को मिलेगी। भारत में उपनिवेशवादी कला और परंपरावाद के बीच होने वाले संघर्ष के बाद यहाँ पर आधुनिक कला का जन्म हुआ है, जिसके बारे में हम आगामी अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। कंपनी शैली ने कला के नए संस्थानों जैसे कला स्कूल, प्रदर्शनी दीघा, कला पत्रिका और कला समाज आदि की शुरुआत की। कंपनी शैली हमारे यहाँ आने से क्या हुआ कि हमारे यहाँ कला स्कूलों की स्थापना की गई। प्रदर्शनी दीर्घा का मतलब क्या है कि आम जनमानस के लिए चित्रों की दीर्घा लगाई गई जिसमें आम जनमानस के चित्रों को देख सकें। कला पत्रिकाओं का संपादन किया गया और कला समाज यानी कि कलाकारों की एक सोसाइटी वगैरह ये सब तैयार की गई। तो कंपनी शैली ने ये कुछ काम हमारे भारत में नए किए। यहाँ पर कुछ चित्र हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। ये टिलर ऑफ द सॉइल के नाम से फेमस चित्र है, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक किसान बैलों की मदद से खेत को जोत रहा है। और यह चित्र 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर किसान जो है बैलों की मदद से खेत को जोत रहा है।
रासलीला। रासलीला जो है वॉस पेंटिंग पर आधारित एक चित्र है, वॉस तकनीक पर आधारित चित्र है और एक जल रंग चित्र है, यानी जल रंगों से बनाया हुआ चित्र है। और यह चित्र जो है छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है। चित्र जो है श्री कृष्ण के दिव्य जीवन को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीच में श्री कृष्ण है और साइड से गोपियां दिखाई गई हैं। इसके बाद देखिए राधिका का चित्र है, जिसे मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई ने बनाया है। यह बांस और टेम्परा तकनीक पर आधारित चित्र है जो कि कागज पर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बगल में एक दिया रखा है और दिए से दूर जाती एक लड़की है। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई के बारे में बताया गया है कि वह शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद के वंशज थे। उस्ताद अहमद ने दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला और आगरा का जो ताजमहल है इसका डिजाइन तैयार किया था। यहाँ पर अब्दुल रहमान के बारे में बताया गया कि वह अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से प्रभावित थे। इन्होंने वास्तु तकनीक में प्रयोग किए और मुगल पांडुलिपियों और पुराने फारसी चित्रों में सुलेख की रेखाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। सिटी इन द नाइट, जैसा कि आप यहां पर चित्र देख पा रहे हैं, यह चित्र भी वास पेंटिंग पर आधारित चित्र है। इसको गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया था। इन्होंने अपने चित्रों में आंतरिक भाव के उथल पुथल को ज्यामितीय रूप में अंकित किया है, जो विश्लेषणात्मक घनवाद शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें मानव आकृति हो या रूपरेखा सभी को ज्यामितीय घनवाद में बनाया गया है। देखिए यहाँ पर घनवाद एक आंदोलन था जिसके बारे में बताया गया है। घनवाद एक आंदोलन था जो पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्रॉक द्वारा निर्मित 1907 की रचनाओं से संबंधित था। घनवादी कलाकृतियों में वस्तु को विश्लेषण के लिए विघटित किया जाता है, जहां कलाकार वस्तु को एक कोण से दिखाने के बजाय कई कोणों से ही एक सतह पर प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी एक कोण से नहीं दिखाया गया है, कई कोण से इसको चित्रित किया गया है। ये इसकी खास बात होती है। तो ये घनवाद शैली में बना हुआ चित्र है सिटी इन द नाइट के नाम से। राम बेविसिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, ये चित्र जो आप देख पा रहे हैं, ये चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा पौराणिक विषय यानी कि रामायण की कहानी पर आधारित चित्र है। ये रवि वर्मा के बारे में बताया गया है कि वह भारत के पहले कलाकार हैं जिन्होंने तेल रंग और लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग करके पौराणिक विषयों के चित्र बनाए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस चित्र में क्या दिखाया गया है, राम जो है समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, 3 दिन तक उसकी आराधना करते हैं। जब समुद्र रास्ता नहीं देता है तो अपने धनुष पर बाण संधान करते हैं। तो वो चित्रण यहाँ पर किया गया है। वुमन विद चाइल्ड, देखिए यह चित्र जो है जैमिनी राय के द्वारा 1940 में गॉस तकनीक से बनाया गया है। गॉस तकनीक को ऐसे समझ सकते हैं कि गॉस तकनीक के जो रंग होते हैं उनमें तैलीय रंग और जो जल रंग है, इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इनको डायरेक्ट पेपर पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो रंग हैं और इन रंगों से बनने वाले जो चित्र हैं वो गॉस तकनीक वाले चित्र कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैमिनी राय ने जो पाश्चात्य विचार हैं या फिर जो भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है उससे अलग हटकर जो ग्रामीण परिवेश की संस्कृति है, ग्रामीण परिवेश का जो कल्चर है उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो जैमिनी राय को लोक कला के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 1920 के दशक के मध्य में उन्होंने बंगाल के ग्रामीण इलाकों में घूमकर वहाँ के लोक कलाकारों से उनकी कला सीखी है। इन्होंने अपने चित्र द मदर एंड चाइल्ड में बहुत ही साधारण रंग और गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग किया है। जैमिनी राय ने ग्रामीण विचारधारा के माध्यम से उपनिवेशवाद का विरोध किया और स्थानीय कला को इन्होंने गौड़ बनाया, यानी स्थानीय कला को इन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया है। जर्नीस एंड, देखिए जर्नीस एंड वाला चित्र जो है ये जल रंगों से बना हुआ चित्र है जिसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1913 में तैयार किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर को भारत में राष्ट्रवादी और आधुनिक कला के पिता के रूप में देखा जाता है। वॉस चित्रण के बारे में बताया गया है कि वॉस चित्रण तकनीक एक कोमल, धुंधली और प्रभाववादी परिदृश्य उत्पन्न करती है। यहाँ पर जर्नीस एंड का चित्र आप देख पा रहे हैं। इस चित्र में एक थककर बैठते हुए ऊंट को सूर्यास्त के लाल रंग की पृष्ठभूमि पर यात्रा के अंत को संध्या से सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का मतलब संध्या का ये चित्रित कर रहे हैं संध्या को। यहाँ पर एक ऊंट यात्रा करके आया और यात्रा करके थक गया है, तो यहाँ पर इसकी गर्दन नीचे लेटी हुई दिखाई गई है। अवनींद्रनाथ द्वारा अन्य चित्र द फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रेवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट और अरेबियन नाइट्स पर आधारित 45 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए हुए चित्र हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।